आज का जो अब विषय है वो विषय मैंने टीवी डिबेट से लिया है। पत्र पत्रिकाओं से जो मैंने विचार कलेक्ट किए उससे लिया है। उसमें लगभग मैंने पाया कि बहुत ही सेम विचार सारे मुस्लिम बुद्धिजीवियों का है। जब आप समान नागरिक संहिता की बात कीजिए, जब आप 3 तलाक की बात कीजिए, 3 तलाक के मैटर पर यह बात कहा जाता है कि सभी इस्लामिक देशों में 3 तलाक बैन कर दिया गया है। चाहे पाकिस्तान हो या और इस्लामिक कंट्री हो, उन सारे कंट्रीज़ में 3 तलाक बंद है, 3 तलाक बैन कर दिया गया है और वो पनिशेबल है। वैसे ही अन्य जो इस्लाम से संबंधित है नहीं, बनाया गया, ज़बरदस्ती इसको इशू बनाया गया है। अगर कॉमन सिविल कोड बनता है, कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना भाई, तो उसमें सारे नागरिकों के लिए सेम है। पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक बना नहीं, उसका कोई ड्राफ्ट आया नहीं, लेकिन वो आने के पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो विरोध में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को लेटर लिखने लगते हैं। अब मेरा प्रश्न भैया, आपको कैसे पता है उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में है क्या? आप उससे डरते क्यों हैं? ऐसा क्यों ना माना जाए कि आप मुसलमानों में एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं? वो डर भाजपा और हिंदुओं के प्रति है। एक तरफ आप गंगा जमुनी संस्कृति की बात कहोगे, एक तरफ आप कहोगे कि हाँ, हम सदियों से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते आ रहे हैं, तो जो कानून हिंदुओं के लिए बनेगा वो कानून मुसलमानों के लिए भी बनेगा। आपके धार्मिक रीति रिवाज में कोई हस्तक्षेप करने तो जा नहीं रहा है। उसमें है, बार बार मैं कहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब तो इस भारत राष्ट्र के ज्योग्राफी के अंदर रहने वाले, उसके भूगोल के भीतर बसवास करने वाले जितने लोग हैं, सारे लोगों पर एक ही नियम, एक ही सिविल कानून लागू होंगे, इतना ही तो है। और उसका कोई ड्राफ्ट अभी तक आया नहीं है, कुछ बना नहीं है कि हाँ आपको लगे कि हाँ ये इसमें मुसलमान का जो रीति रिवाज है या मुसलमान की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया गया है। फिर अभी से उसका विरोध क्यों? खैर, जब ये बात कही जाएगी, पाकिस्तान में भी तो कॉमन सिविल कोड है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं वहाँ पर 3 तलाक बैन कर दो, वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दो। बहुत सारे इस्लामिक देशों में लाउड स्पीकर से अजान करने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, एक दो नहीं, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं और जितने भी इस्लाम की फॉलोअर हैं, वो क्या कहेंगे कि हमें दूसरे देश से क्या मतलब, हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें हिंदुस्तान से मतलब है, दूसरा देश क्या करता है उस समय कोई लेना देना नहीं। अब इस झूठ का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। कितना बड़ा झूठ है इसका अंदाज आप लगाइए इसी से। आज नहीं, मैं इतिहास में ले चलता हूँ। 1919 हम सब ने पढ़ा होगा, खिलाफत मूवमेंट। मेरा मुसलमानों से प्रश्न है, खिलाफत मूवमेंट क्या था? क्या भारत में कुछ हुआ था? क्या भारत के मुसलमानों से संबंधित कोई बात थी? टर्की में क्या हुआ, टर्की का में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसका विरोध भारत के मुसलमान कर रहे थे। और यही जो तुष्टीकरण अभी होता है, वही तुष्टीकरण का खेल उस समय भी हुआ। और यहाँ तक कि गांधी जी ने भी उस खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया। तो या तो उस समय के मुसलमान गलत थे, या जो अभी जो मुसलमान टीवी डिबेटों में या पत्र पत्रिकाओं में जिनके लेख छपते हैं, आलेख छपते हैं, वो गलत बोलते हैं कि मुसलमानों का दूसरे देश से क्या लेना देना। हमने तो बाई चॉइस हम हिंदुस्तान में रहना पसंद किए, क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश था। अगर आप बाई चॉइस यहाँ हैं और आपने जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को आपने कम्प्लीटली इग्नोर किया, उसको छोड़ दिया, या आपने उसको एडॉप्ट नहीं किया, तो फिर मेरा जो प्रश्न है कि खिलाफत मूवमेंट किसके विरुद्ध हुआ था? क्या भारत में कोई घटना हुई थी? नहीं। वैसे ही फ्रांस में एक कार्टूनिस्ट, फ्रांस का कोई एक कार्टूनिस्ट एक कार्टून बनाता है और उसके विरुद्ध में भारत की सड़कों पर
बहुत बड़े बड़े रैली निकलते हैं, उस समय आप क्या बोलते हो कि हमारा सबसे पहले धर्म है, हम सबसे पहले इस्लाम के अनुयायी हैं, तो इस्लामी ब्रदरहुड है, उसके बाद ही बाकी सारी बातें हैं। यानी जब उस समय इस्लाम के नाम पर आप फ्रांस में एक कार्टून का विरोध करने के लिए भारत में तोड़फोड़ मचाने लगते हो, उस समय फिर आप ये नहीं बोलते हो कि हम उससे फ्रांस में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना। ये हाल की बात है, हाल बहुत दिन की बात नहीं हुई। मैंने इतिहास से 1919 का एग्जाम्पल दिया और अभी इसके अलावा और दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। म्यांमार में यहाँ की सरकार रोहिंग्याओं पर एक्शन लेती है। जो रोहिंग्या किसी भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ आतंकवाद फैलाते हैं या टेररिज्म फैलाते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो प्रत्येक देश की सरकार को ये अधिकार है कि वो अपने देश में शांति सुरक्षा मेंटेन करे। और वहाँ म्यांमार में कोई घटना होती है, उस घटना का विरोध करने के लिए आप बंगाल के मालदा में और बॉम्बे में आज़ाद पार्क में आप जुलूस निकालते हैं और यहाँ तोड़फोड़ करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि कोई एक पहले आप डिसाइड करो कि आपको हिंदुस्तान के मसलों पे अपना प्रोटेस्ट करना है या अपना ये विरोध दर्ज करना है, या विदेश में। अगर विदेश का मानना है और इस्लामिक ब्रदरहुड की बात है, तो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो नियम जो कानून बने हुए हैं उसका भारत में विरोध क्यों होता है। वहीं मुसलमान, जब पाकिस्तान में 3 तलाक बैन था तो भारत में इसका विरोध क्यों हो रहा था। उस समय आप बोलते थे कि पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, हमें पाकिस्तान के जिन्ना के सिद्धांत पर विश्वास नहीं था, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। ठीक है, अच्छी बात है, आप नहीं गए। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर म्यांमार में जो घटना होती है उसका विरोध यहाँ के मुसलमान क्यों करते हैं। मेरा तो सोचना ही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उनका एक ही चीज़ है जो उन्हें जोड़ती है और वो है उनका धर्म इस्लाम। तो इस्लाम के कारण वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उसका वो विरोध करते हैं। तो एक झूठ तो यहाँ पकड़ा गया, जो बार बार कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के मसलों से लेना देना है, बाहर कंट्री से कोई मतलब नहीं है, हमें सऊदी अरबिया में क्या हो रहा है उससे नहीं लेना देना है, हमें पाकिस्तान का कानून क्या है नहीं लेना देना है। अगर नहीं लेना देना है तो वहाँ की घटना के लिए आप हिंदुस्तान में क्यों विरोध करते हो। दूसरी बात, जब पाकिस्तान में कोई क्रिकेट मैच होती है, पाकिस्तान जीतता है, तो उसके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है, क्यों लगाते हो भाई, जब आपने तो वहाँ के लिए को छोड़ दिया, फिर यहाँ क्यों। प्रश्न ये है कि आप अपना एक कितना कहते हैं ना वो कंप्लीट मिसगाइडेड रिलीजन और उसके फॉलोअर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या सही क्या गलत कब क्या बोलना है। अगर दुनिया के किसी भी देश में कोई घटना होती है उस या कोई भी उसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर दूसरे देश की घटना को लेकर के भारत में तोड़फोड़ मचाना ये भी तर्कसंगत नहीं है। अभी चल रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल, अभी कोई ड्राफ्ट भी नहीं आया है और सरकार ने बोला भी नहीं है कि हाँ भाई हम कब लाने जा रहे हैं। अभी तत्काल एक अमित शाह ने जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है, और ये भाजपा के एजेंडा में आज से नहीं 1950 से है कि जब भी वो पावर में आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। और इतना ही नहीं, मेरा तो प्रश्न क्या है कि जो बहुत सारे मुसलमान यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो क्या वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्या वहाँ मुसलमानों के लिए कोई अलग कानून है। तो अगर वो अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ रह सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेसी सरकारों ने इन्हें अपने सर पर बैठाया और उसकी इन्हें आदत लगी हुई है। ये भारत के सामान्य नागरिकों के साथ बराबरी के साथ रहना नहीं चाहते। ये अभी भी इस मुगालते में हैं कि इन्होंने 1000 वर्ष तक भारत पर शासन किया, हम शासक वर्ग हैं, और इसी मुगालते के चलते उन्हें रहता है कि वी आर बोर्न टू रूल ओवर हिंदूज। हिंदू हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं, हम तो उन पर शासन करने के लिए जन्म लिए। और इसलिए कोई भी कानून जो हिंदू और मुसलमान को बराबर बनाती है उसका ये
विरोध करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ मिल जाएंगे। कोई भी कानून बनाइए, जहाँ यूनिफॉर्मिटी की बात आएगी, कोई और समुदाय उसका विरोध करे न करे, लेकिन मुस्लिम समुदाय से उसका विरोध आना तय है। फिर वो कहेंगे गंगा जमुनी संस्कृति। कैसी संस्कृति भाई? कौन सी गंगा जमुनी? पहली बात तो हमको इस शब्द पर ही आपत्ति है। आप कभी रंग को डिवाइड कर देते हो, कभी एनिमल को, गाय हो गया हिंदुओं का, बकरा हो गया मुसलमानों का, रंग गेरुआ हो गया हिंदुओं का, हरा हो गया मुसलमानों का ना। तो ये पहले तो ये विभाजन ही गलत है। लेकिन आज जो ये टॉपिक जो मैंने उठाया था, जो टीवी डिबेट में मैंने देखा कि इतने दोहरे मापदंड, और बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कि एक तरफ बोलेंगे कि हम जिन्ना के सिद्धांत को छोड़ चुके हैं, लेकिन जिन्ना के फोटो को हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में रखे रहेंगे, झुलाए रखेंगे। कभी बोलेंगे कि हमने जो मुसलमान जिनको जाना था, जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था, वो पाकिस्तान चले गए, हमें तो हिंदुस्तान प्यारा है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन जब मसले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आएगी, फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टर्न एक्शन लेने से कतराती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। मेरा प्रश्न है कि अगर पाकिस्तान बन गया और उन पाकिस्तान, यहाँ के जो भारत में मुसलमान, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई कठोर कदम उठाने से ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं वो डरती क्यों थी? वो इसलिए डरती थी कि उन्हें डर था कि मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। वैसे कंडीशन में ये जो बेशर्म की तरह आकर टीवी डिबेट में बैठते हैं, जो पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल लिखते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, पहले डिसाइड कर लो। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों का दूसरे देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, तो हिंदुस्तान का जो भी कानून बनता है सारे समुदायों के लिए, आप उसके साथ अपने आप को एकोमोडेट करो, एडजस्ट करो, उसे स्वीकारो और एक भारतीय बन के रहो, तभी तुम पर विश्वास होगा। नहीं तो हमेशा तुम पर अब विश्वास किया जाए। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा समुदाय है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी समूह है, क्या कम्युनिटी है। तो स्वाभाविक है भारत के विकास, भारत पर बोझ मत बनो, भारत के विकास में सहयोग करो और ये द्विअर्थी बातें करना बंद करो। जब मन करे तो भारतीय बन जाओ, जब मन करे तो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करने लगो। ऐसा जब तक करोगे अपनी विश्वसनीयता खोते हो। और आज जो प्रत्येक संसार में कहीं भी चले जाइए, मुसलमानों के प्रति लोगों में एक किस्म का हैट्रेड है। सोचिए ऐसा क्यों है? सोचिए। कोई सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, हिंदुस्तान में चलो हिंदू बहुत खराब है, हिंदुओं ने आपको 70,000 साल से आपको झेला है, जजिया भी दिया है, उसके बावजूद हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करते हैं। बहुत सारे जो नया जनरेशन के लोग हैं उन्हें पता ही नहीं कि जजिया क्या होता है, मुसलमानों ने क्या क्या अत्याचार किए, फिर भी वो हिस्ट्री की बात है। मान लेते हैं कि चलिए उनके पुरखों ने किया तो उसका बदला हम इनसे क्यों लें? सही बात है, आगे बढ़ना होगा, हमें मूव करना होगा, उसके लिए पुरानी बातें भूलनी होगी। लेकिन आप भी अपने आप को बदलो, ये झूठ बोलना बंद करो, तब जाके आपकी एक जो क्रेडिबिलिटी है ना वो बढ़ेगी, और तब जाके आप देश में भी और विदेश में भी अच्छा रिस्पेक्ट पाओगे।